हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमर्स। आई एम अलका शोरान। आज हम लोग करने वाले हैं 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी के करेंगे। सिर्फ बायोलॉजी कवर करेंगे जो PYQ बेस्ड होने वाली है, ठीक है। और मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि यहाँ से ये जो आज वाली हम वीडियो करेंगे इससे आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने के लिए मिलेंगे बायो के अंदर। और अगर नहीं मिलते हैं देन आप कमेंट्स में आके बोल सकते हो कि मैम आपकी क्लास जो थी यूजलेस थी। मैं आपको 101% गारंटी के साथ में बोलती हूँ और आफ्टर एग्ज़ाम मैं आपको एज ए प्रूफ भी शो करती हूँ कि हमारे पास जो हमने क्वेश्चंस किए थे हमारी 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्लास के अंदर वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नाउ गोइंग टू स्टार्ट इट। और ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको एग्ज़ाम के अंदर इस क्लास से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगी क्लास, आई होप, उम्मीद है आपसे कि आप क्लास पूरी देखें, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। लास्ट स्टेज में जैसे कि अभी इंग्लिश का पेपर है, 2 से 3 दिन बाद इंग्लिश के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, या फिर अभी जो गैप डेज में क्या कुछ हमें करना चाहिए, वो सभी डिस्कशन हम इस क्लास के टाइम पे करने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ड्रू अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अब इसने पहले बोला है ड्रो ए डायग्राम। मैं पहले बताती हूँ आपको इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे करोगे। इसने यहाँ पे बोला हुआ है ड्रो ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद जो है उस डायग्राम को अच्छे से लेबलिंग करो। अब उसकी लेबलिंग ही नहीं करोगे डायग्राम की, देन उसका यूज़ क्या होगा, क्या बेनिफिट है उसका लगाने का। ड्रॉ करो डायग्राम, उसके बाद उसकी लेबलिंग करो, फिर उसने बोला है कि एक्सप्लेन करो डाइजेस्टिव प्रोसेस को, एक्सप्लेन करो पूरा। अब वो कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको पूरा बताती हूँ। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं होता क्या है। ये देखो, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम बनाना है आपको। कंप्लीट डायग्राम बनाओ नीट एंड क्लीन। डायग्राम बनाने के बाद इसके अंदर क्या करना है आपको, आपको लेबलिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले माउथ, ठीक है। फिर आपकी आती है टंग, इसके बाद ये होती है आपकी फूड पाइप भी कहते हैं हम इसको, और फूड पाइप के साथ में हम लोग इसको इसोफेगस भी कहते होते हैं, ठीक है। आपका लीवर, स्टमक जो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। ये स्टमक के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है आपका गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर ही साथ में क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। इसके बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर यहाँ एनएस, अपेंडिक्स और कैशियम, ठीक है। ये होता है आपका पूरा, यहाँ पे रेक्टम भी होता है। ये इसको पूरा ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद इसकी लेबलिंग करो। लेबलिंग करने के बाद अब हम पूरा, जब हमने ड्रॉ कर लिया हमारा डायग्राम, अब हम इसकी प्रोसेस समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होती कैसे, ठीक है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका कंप्लीट पार्ट बहुत ध्यान से करना है और 101% यहाँ से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखो आपका डाइजेशन, सबसे पहले तो डाइजेशन का मतलब समझो, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये कोई आपने लार्ज मॉलिक्यूल आपने खाया और इसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना हम क्या कहते होते हैं, डाइजेशन कहते हैं। कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था आपके पास, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको आपने स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम डाइजेशन कहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है, अब हम हमारा जो डाइजेशन है पूरा, हमें हमारे ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। अब ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है,
जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बाइट खाते हो, रोटी की एक बाइट खाते हो आप। अब ये बाइट जो आपने इतनी बड़ी बाइट ली, फॉर एग्जांपल बाइट ली, अब जैसे ही आपने बाइट ली और माउथ के अंदर इसका इनटेक होता है, वहीं से क्या हो जाता है, आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर, और टीथ इसका क्या कर देते हैं, इसकी क्रशिंग स्टार्ट कर देते हैं, टीथ जो है चबाना स्टार्ट कर देते हैं। इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपने खाया था और वो टीथ ही उसको क्या कर देता है, बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सो आपका जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आया समझ? आपने रोटी की जो बाइट थी वो इनटेक किया, इनटेक करते ही आपके माउथ के अंदर एंटर करता है, एंटर करते ही आपके क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब वो टीथ यहाँ पे क्या कर देते हैं, चबाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हो गया। इसके बाद जो है, यहाँ पे हमने बात की थी कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके नेक के बिल्कुल, नेक के पास आप हाथ लगाओगे ना, बिल्कुल नेक के नीचे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इस एरिया में आपके स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ये स्लेवरी ग्लैंड्स ही है, यहाँ पे आपका स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ देखो ये स्लेवरी ग्लैंड्स करते क्या हैं, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम भी रिलीज करते हैं। और स्लेवरी जो ग्लैंड्स हैं वो किसको रिलीज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सलाइवा की। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नेम का एक एंजाइम होता है। ठीक है। देखो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो सलाइवा की फॉर्मेशन करते हैं। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, हमारा एक स्लाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो क्या काम करता है, किस में हेल्प करता है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है वो स्लाइवरी अमाइलेज करता होता है। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एक आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है स्लाइवरी अमाइलेज, एंड सेकंड जो वन होता है वो कौन हेल्प करता है, पेटाइलिन। ठीक है। सेकंड जो हेल्प करता है वो आपका पेटाइलिन हेल्प करता है। आई होप आप नोटबुक लेके बैठे होंगे, इसको चीज़ों को नोट कर लेना, और जिसको मैं बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको स्टार करके रख लेना, वहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। स्लाइवरी अमाइलेज हो गया। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हमने बात कर ली स्टार्च का डाइजेशन जो है। अब ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बारी कि माउथ का डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट जाता है, और स्टार्च का डाइजेशन जो है वो माउथ में कौन करता होता है, वो स्लाइवरी अमाइलेज एक नेम की एंजाइम होती है, वो करती है। अब यहाँ से माउथ से कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या होता है, फायरनिक्स होता है। फायरनिक्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, आपकी फूड के लिए और एयर के लिए। एयर और फूड जो है दोनों एक बार यहीं आते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे अलग होता है, फूड पाइप के अंदर फूड चला जाता है, विंड पाइप के अंदर विंड चली जाती है। ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इनका। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे जो फूड पाइप, खाना जो था, खाने टीथ ने क्रशिंग कर लिया, खाना माउथ के अंदर आ चुका है, माउथ के अंदर से खाना कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर खाने को पहुंचाने में हेल्प कौन करेगी, आपकी फूड पाइप करेगी। खाने को स्टमक में पहुंचाने के लिए काम कौन कर रहा है, आपकी फूड पाइप करेगी। अब फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, विच इज़ नोन एज ए पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी साफ साफ गिवन है। इसमें होता क्या है, प्रोसेस क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, किसका होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, आपकी फूड पाइप का होता है। आपकी फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। अब वो कैसे करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका खाना जो है ये फायरनेक्स से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे फूड पाइप के अंदर इधर इस जगह पे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे खाना जो है इधर से आपकी फूड पाइप है, अब यहाँ ये खाना है, इस खाने ये फूड पाइप है, और यहाँ से इस फूड पाइप से क्रॉस होता हुआ खाना कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा। अब वो जाएगा कैसे, इसके अंदर क्या होएगा कि खाना एंटर कर चुका है, खाना एंटर जब कर लिया उसने,
तब आपकी फूड पाइप जो है इस तरीके का मूवमेंट करती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स होती है। कैसे होती है? अभी ये देखो इस तरीके से होती है। अभी ऐसे होने का क्या मतलब हुआ? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही ना, इस मूवमेंट से क्या कर रही है, आपका जो फूड है उस फूड को आगे फर्दर पुश कर रही है वो। जैसे इस यहाँ पे खाना था, यहाँ खाना था, अब जैसे हमने बात की थी यहाँ पे ये खाना था, अब इसको इसको अंदर भेजना है, तो अंदर भेजने के लिए जैसे किसी पाइप के अंदर, जैसे आप जो नॉर्मल आपके घरों में पाइप वगैरह होती है, उस पाइप के अंदर आपकी बॉल चली जाती है, उस बॉल की तरह ही कैसे काम कर रहा है आपका खाना, काम कर रहा है। अब इस पाइप को आप जैसे पुश करोगे तभी वो आगे की साइड में जाएगी, बॉल जो है आप पुश करोगे तब आगे की साइड में जाएगी, जब वो आगे जाएगी तब वो पीछे वाला पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे आगे जा रही है तो वहाँ पे वाला पार्ट जो है वो एक तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। वो सेम कंडीशन हमारी जो होती है वो फूड पाइप के अंदर होती है, जब हमारा खाना अंदर जाता है, स्टमक तक पहुँचता है। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उस खाने को क्या कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, फिर एक बारी खाना जो है फिर से स्वेल अप हो जाता है, फिर वो वहाँ से उसको पुश करती है आगे फर्दर, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस तरीके से जो होता है ये हमारा फूड जो है स्टमक तक पहुँचता है, इसको हम क्या कहते होते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते होते हैं। ठीक है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। अब इस पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू जो है आपका खाना कहाँ पहुँच चुका है, आपके स्टमक में पहुँच चुका है। स्टमक कैसा होता है? स्टमक इज अ जे शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो स्टमक आपका कैसा होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल्स होती है, वो मसल्स ओपन होंगी और उसके थ्रू जो खाना आपके स्टमक में पहुंच जाएगा। खाना स्टमक में पहुंच गया, इसके बाद स्टमक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, स्टमक में कुछ आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टमक में क्या क्या होता है, स्टमक में म्यूकस होती है, इसको नोट कर लेना, HCl होता है। म्यूकस क्या करती है, म्यूकस होता है, HCl होती है। म्यूकस क्या काम करता है, आपकी फर्स्टली प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट जो ये इनर लीनिंग है ना, ये इनर लीनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl। ठीक है, और सेकेंडली HCl को रिलीज करने का काम भी कौन करता है, HCl को रिलीज करने का काम भी कौन करता है, वो भी म्यूकस ही करती होती है। HCl क्या काम करता है, फर्स्टली कुछ जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड जो है उसको ब्रेक करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ को करता है, इसके अलावा और क्या काम करता होता है जो आपका HCl होता है, वो जो भी फॉरेन मटेरियल होता है, जो भी फॉरेन मटेरियल जो होता है उस फॉरेन मटेरियल को अंदर बॉडी के अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करता है, उसको वहीं पे किल कर है। जो भी फॉरेन मटेरियल का मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, उस पार्ट को वो वहीं पे किल कर देता है और आगे फर्दर आपको डिजीज से बचाने की कोशिश करता है। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आपके स्टमक में नहीं जा सकता, इसलिए HCl उसको वहीं पे किल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन ब्रेक करती है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करती है। ट्रिप्सिन होती है, ट्रिप्सिन जो होती है वो किसका ब्रेक डाउन करती है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करती है फैट का। ठीक है, लाइपेज होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, स्टमक के अंदर। इसके बाद जो है खाना, जब तक स्टमक में जो फूड होता है ना, वो फूड कैसा होता है, स्टमक में जो आपका फूड होगा वो फूड एसिडिक होता है, बिकॉज यहाँ पे किसका रिलीज होता है, HCl का रिलीज होता है, और HCl में आपका खाना मिक्स होकर आपका खाना भी जो है फूड भी एसिडिक हो जाएगा। देन आफ्टर दैट, इसके बाद जो खाना स्टमक के अंदर जो जो खाने के साथ में होना था वो हो चुका है, अब खाना पहुंचेगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका फूड पहुंचता है, उस टाइम तक वो जो खाना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचेगा इट कन्वर्ट्स इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कलाइन हो जाएगा।
अल्कलाइन का मतलब वो फूड जो था आपका बेसिक हो जाएगा। अब वो फूड जो है वो बेसिक कैसे हो जाएगा, उसको बेसिक कौन करेगा? यहाँ पे आपका गाल ब्लैडर होता है, और गाल ब्लैडर जो है वो किसको रिलीज करता है? वो बाइल जूस को रिलीज करता है। बाइल जूस यहाँ पे क्या करेगा? बाइल जूस जो है वो अपना जो बाइल जूस सिक्रीट कर देता है, वो किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस को सिक्रीट कर देगा। और बाइल जूस जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, वो आपके फूड को क्या बना लेगा? अल्कलाइन बना लेगा। ठीक है, फूड अल्कलाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ गाल ब्लैडर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ आपके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, एंड जो कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है फूड का वो कहाँ होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का नेम स्मॉल इंटेस्टाइन जो गिवन है एग्जैक्टली वो स्मॉल नहीं होती। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 5 to 6 मीटर लॉन्ग होती है। 5 to 6 मीटर वो आपकी लॉन्ग होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से कोइल्ड होती है। अब ये ऐसे कोइल्ड होने के पीछे क्या रीज़न होता है? ये ऐसे कोइल्ड इसलिए होती है बिकॉज ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर अप कर सके, सरफेस एरिया कवर कर सके। और इस सरफेस एरिया से मुझे याद आया कि इन कंपैरिजन ऑफ सरफेस एरिया के कंपैरिजन में हमारे पास क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कुछ जो एनिमल्स होते हैं हमारे फूड के बेसिस पे साइज में डिफरेंट होती है। जैसे जो एनिमल्स कार्निवोर्स होते हैं, जो एनिमल्स आपके कार्निवोर्स होते हैं, जो फ्लैश और मीट खाते हैं, फ्लैश एंड मीट जो एनिमल्स आपके खाते हैं, उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है वो स्मॉल होता है। और वहीं पे जो एनिमल्स आपके हर्बीवोर्स होते हैं, जो कम्प्लीटली ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? हर्बीवोर्स एनिमल्स वो क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासेस वगैरह को खाते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास आती है काऊ, बुफेलो, और यहीं पे फ्लैश ईटिंग वाले जो एनिमल्स हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लॉइन एंड टाइगर, ये एनिमल्स होते हैं। अब हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल होती है। अब इसके अंदर ऐसा क्यों होता है? देखो जनरली हम क्या सोचते हैं, जो फ्लैश वगैरह होता है इसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो है वो हो सकता है हैवी होता है ये फूड। तो जो हैवी फूड खाएंगे उनको टाइम लगेगा। जनरली तो हम यही सोचते हैं ना, जो हैवी खाना खाते हैं उनको टाइम लगता होता है अपने खाने को डाइजेस्ट करने में। बट ऐसा नहीं होता। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, और उनको खाने को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसी वजह से उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो साइज में लार्ज होती है। अब उनके खाने में ऐसा क्या होता है जो इनको टाइम लगता है? जो आपके जो ग्रासेस होते हैं, एक मिनट में इसको रब कर लूँ। आई होप आपको समझ तो आ रहा है ना अच्छे से सबको। अब ये देखो, ये यहाँ पे क्या होगा? ये है आपके ग्रासेस, और इन ग्रासेस में क्या होता है? एक बहुत हैवी पॉलीसेक्राइड होती है विच इज़ नोन एज सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना जो होता है वो एक तरीके से काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? जो हर्बीवोर्स प्लांट्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो साइज में लार्ज होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो उनकी लार्ज होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेल डिफ़िकल्ट होता है, और यही रीज़न होता है उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। इसीलिए कभी काऊ बुफेलो को ऑब्जर्व करके देखना, वो हमेशा चीविंग करती रहती है। ठीक है, वो चीविंग करने के पीछे रीज़न यही होता है, उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है।
वहीं पे जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में स्मॉल होती है, बिकॉज उनको फ्लैश और मीट वगैरह जो खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इस वजह से हर्बीवोर्स एनिमल्स के कंपैरिजन में इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो साइज में छोटी होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है और कोई भरोसा नहीं इनका पूछ सकता है। और जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो किसके अंदर होता है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जैसे जो फैट वगैरह के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स जो होते हैं फैट के, वो स्मॉल में चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते होते हैं। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है फैट को। अब देखो ये जो है ना लाइपेज, ट्रिप्सिन, एचसीएल, सलाइवा, म्यूकस, इनके जो ये अलग अलग मैंने आपको पार्ट्स बताए, इनके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यूज में ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पेपर की आंसर राइटिंग के साथ साथ में जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम एंटर किस में करने वाले हैं, इसके बाद हम एंटर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशंस वगैरह जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम जो करता है वो कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। जो एसेंशियल थिंग्स हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब चीज़ों को जो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो चीज़ें हमारे लिए नीडफुल नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको क्या करती है, थ्रू दी फीकल मैटर, रेक्टम और एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। फीकल मैटर जो होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है और नॉट यूजफुल नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है 1 वर्ड्स के अंदर कि जो फूड पाइप है ना, फूड पाइप के अंदर किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता। फूड पाइप जो है नॉट हेल्प इन डाइजेशन, नॉट हेल्प इन डाइजेशन। अब वो डाइजेशन की जो मैंने सबसे पहले टर्म समझाई थी ना कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ऐसा कोई काम नहीं होता आपकी फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप क्या काम करती है, फूड को पास करने में हेल्प करती होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे। अब जैसे ये जो पेपर आ चुका है, अब डायग्राम बना दिया आपने। डायग्राम बनाने के बाद ना थोड़ा सा आप किसकी हेल्प लो, आप फ्लो चार्ट्स की हेल्प लो। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है कि फ्लो चार्ट की हेल्प लो, और फ्लो चार्ट की हेल्प से क्वेश्चन की जो शॉर्ट समरी है वो जल्दी से नोट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम बन चुका है, फिर आपका खाना एंटर कैसे करता है, माउथ से आपके फूड ने एंटर किया, माउथ से आपका फूड किस में जाता है, माउथ में टीथ होते हैं, फिर जाता है फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप से आपका फूड कहाँ जाता है, स्टमक में पास होता है। स्टमक से फूड किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा, रेक्टम। और रेक्टम के बाद फूड कहाँ जाएगा, एनस के अंदर। अब ये क्या हो गया, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट हो गया, एक शॉर्ट समरी होगी। अब ये आपके जो एग्जामिनर होते हैं उन एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती है कि एग्जामिनर देखो उनको बहुत कॉपीज चेक करनी होती है, ये नहीं कि सिर्फ आप ही की कॉपी एक एक लाइन से चेक करेंगे। वो सबसे पहले तो देखते हैं बच्चे का पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा है। पहले डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम बनाने के बाद ये फ्लो चार्ट बनाया ताकि एग्जामिनर के लिए ईजी हुए कि बच्चे को क्या कुछ नॉलेज है। फ्लो चार्ट बना दिया। ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद जो है आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन की आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले माउथ, अब माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको पॉइंट्स में लिखो। फिर फूड पाइप क्या करती है, जैसे पेरिस्टेलिक मूवमेंट हो गया, और पेरिस्टेलिक मूवमेंट। स्टमक क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती, क्या फंक्शन है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएस।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये सब कुछ वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अलग अलग मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ एक बार। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा लुब्रिकेशन का और अमाइलेज को हेल्प करते हैं। इसोफेगस ट्रांसपोर्ट करती है फूड का। स्टमक में क्या होता है, स्टोर करता है। पेप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को। एसिल एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को और जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करती है स्टमक को। पेनक्रियाज नहीं है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है रीअब्सॉर्ब करना वाटर और न्यूट्रिशंस को। रेक्टम करता है एक्सपेल करता है फीकस मटेरियल को, एनस से वो बाहर आ जाता है। इसके बाद इधर आपके पास थी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन यही होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करती है गट वॉल को। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस का काम, पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। अमाइलेज पॉलीसेकेराइड्स को ब्रेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को। फिर लीवर आता है आपका, लीवर बिल्डअप करता है मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, विटामिन और आयरन को, ये सब काम करता है। फार्निक्स स्वेलअप होता है, माउथ के अंदर ब्रेक होता है फूड पार्टिकल्स का। ये मैंने पूरा आपको समझाया, और इससे बाहर डाइजेस्ट सिस्टम में कुछ नहीं आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का, दिखाओ, पहले उसको बनाओ, फिर उसका स्ट्रक्चर दिखाना है, फिर उसका फंक्शन, और उसके बाद पूछा हुआ है स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, फिर पॉलिनेशन क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करने उसके टाइप्स भी। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम इसके अंदर यहाँ पे फ्लावर के बारे में पूरा पढ़ लेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके फंक्शंस कैसे, फिर पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं, इसी यहीं से कर लेते हैं पूरा। ये हमारे पास डायग्राम है। अभी यहाँ देख रहे हो आप, ये हैं सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर के आपके जो लीफ होते हैं वो उसको हम कहते हैं ग्रीन कलर्स। ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है वो क्या होता है, सेपल्स। यहाँ पे होता है आपका स्टेम, ठीक है। फिर यहाँ देखो आपको अलग अलग चीज़ें गिवन है। अभी यहाँ एक चीज़ देखना, आपका जो मेल मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या क्या आता है, फीमेल का जो पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले नेम देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नेम देखे। उधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंथर, फिलामेंट, ठीक है, एंथर, फिलामेंट और पॉलेंस, ये चीज़ें जो होती हैं। अब ये तीन पार्ट्स, एंथर, फिलामेंट, पोलन, जो है ये किस में आते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये माइंड में सेट हो गए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, एंथर, फिलामेंट, पोलन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम देखते हैं कौन से वाला स्टिग्मा है। ये देखो, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। एंथर जो होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्मॉल, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंथर, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर, जो फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिलामेंट कैसा होता है आपका, फिलामेंट होता है आपका लॉन्ग सिलेंडो टाइप की स्टोक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके एंथर, एंथर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दीज आर दी मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स भी क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने देखा था ओवरी। ओवरी ये जो ऐसे स्वेलन पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है ना स्वेलन वाला, ये क्या है आपकी, ये ओवरी। इसके बाद ये यहाँ पे जो ये ऐसे नेक टाइप स्ट्रक्चर जो है ये स्टाइल है,
और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा एक तरीके से कैसा पार्ट होता है, रिसेप्टर टाइप का पार्ट भी होता है। वो रिसेप्टर टाइप का पार्ट कैसे होता है, पॉलिनेशन समझाते टाइम पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनना। फिर ये क्या है, ये पेटल्स, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये आपकी पेटल्स हैं। पेटल आर दी अट्रैक्टिव, पेटल्स आर अट्रैक्टिव पार्ट, ठीक है। अट्रैक्टिव जो इंसेक्ट्स वगैरह को या फिर हम लोगों को भी, ह्यूमन बींग्स को भी अट्रैक्ट जो करते हैं वो कौन करते हैं, वो पेटल ही करते होते हैं, ठीक है। आया समझ यहाँ तक, सब अलग अलग से समझ आ गया ना। फिर स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होती है। अब हम अलग अलग इसको देख लेते हैं। ये था आपका फीमेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, स्टिग्मा, ओवरी, सब चीज़ें देखी। अब सब याद भी रहना चाहिए। आगे मैं समझा, अब एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिखना कैसे। सेपल्स क्या है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। पेटल क्या था, कलर्ड स्ट्रक्चर था, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फिर स्टेमन आता है, स्टेमन क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एंथर, फिलामेंट, ठीक है। अब ये समझ आ गया ना, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, अलग अलग बताया मैंने। एंथर स्वेलिन पार्ट था और फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर स्टोक थी। फिर आते हैं पोलन ग्रेन्स, इनसाइड द एंथर के अंदर बनते हैं। पोलन ग्रेन्स किसके अंदर बनते हैं, पोलन ग्रेन जो है वो किसके अंदर बनते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं और एंथर के अंदर बनते होते हैं। और मैं आपको पोलन ग्रेन का एग्जांपल, रोज के फ्लावर, रोज सबने देखा होगा, और रोज के अंदर देखा है ना, एक येलो येलो कलर का ऐसे बीच में कुछ प्रेजेंट होता है, वही उसी के ऊपर क्या होता है, पोलन से अटैच्ड होते हैं। चाइना रोज में भी होता है ये, ठीक है। एक्चुअली नहीं, पहले से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी क्लास। अब नेक्स्ट आता है आपका पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल हम किसको कहते हैं, इफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट थ्री। अब देखो फीमेल के अंदर क्या होते हैं, मैंने बताया पूरा को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फीमेल में क्या चीज़ें होती हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। स्टिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट दी टॉप पे होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स, अब इसका मैं फंक्शन भी बता देती हूँ क्या होता है। स्टिग्मा क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम इसी का होता है ड्यूरिंग पोलिनेशन। स्टाइल लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पास करता है पोलन ग्रेन्स को ओवरी तक लेके आने का काम करता है। वो कैसे करता है वो मैं भी समझाऊंगी, ठीक है। कंसिस्ट द ओवल विच बियर्स द फीमेल गैमेट। अब इसमें क्या होता है, आपका फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद पहले पोलिनेशन आता है। पोलिनेशन अभी मैं पूरा समझा देती हूँ, पोलिनेशन क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, इसको रब कर दूँ पहले। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना जितना भी मैंने करवाया है अभी तक समझ आया होगा सबको। क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है, आई थिंक हो सकती है बोरिंग, बिकॉज हमारी इतना लाइव इंटरेक्शन नहीं है, बट ओवरऑल मज़ा आना चाहिए, कि समझ आना चाहिए। मज़ा आने का मतलब क्या हुआ, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका। ये होता है स्टाइल, और यहाँ पे प्रेजेंट ये होता है आपका स्टिक। ये आपकी ओवरी, स्वेलन पार्ट ओवरी, और ये होता है स्टाइल, और ये होता है आपका स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर आपके पोलन ग्रेन्स आते होते हैं जिस टाइम पे। अब पोलिनेशन का मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहले हम पोलिनेशन समझते हैं। पोलिनेशन समझने से पहले हमें ये चीज़ पता है ना, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि स्टिग्मा क्या होता है। पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, pollen grains on the stigma, on the stigma is known as a pollination,
ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर, उसको हम क्या कहते होते हैं, यही हमारे पास होती है पोलिनेशन। ठीक है, इसको हम पोलिनेशन कहते होते हैं। अब पोलिनेशन जो है किसकी हेल्प से होता है, ये जो ट्रांसफर होता है, मैंने बोला ना क्या ट्रांसफर के अपने आप से हो जाता है, इस ट्रांसफर के लिए हमें अलग अलग एजेंट्स होते हैं। हो सकता है हम वाटर की हेल्प ले, हो सकता है हम एयर की हेल्प ले, हो सकता है हम लोग इंसेक्ट्स की हेल्प ले। अब इंसेक्ट्स जैसे इंसेक्ट नेक्टर के लिए, नेक्टर जूस के लिए जो होते हैं पेटल के ऊपर आते हैं, कलरफुल जो पेटल्स होते हैं, कलरफुल पेटल जो होते हैं फ्लावर के, वो होते ही इसलिए हैं कि वो इंसेक्ट को अपनी साइड पे इंट्रैक्ट कर सकता हो। उसको लेंगे, उसको इंट्रैक्ट करेंगे अपनी साइड, इंट्रैक्ट करने पे क्या होएगा, वो आएंगे जो इंसेक्ट्स वगैरह पोलन जो फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, फ्लावर के ऊपर पहले से पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके लेग्स वगैरह पे चिपक जाते हैं। अब दोबारा से जाके वो किसी और फ्लावर पे बैठेंगे तो हो सकता है वो फीमेल फ्लावर होगा। अब फीमेल फ्लावर होगा तो वो क्या करेंगे, वो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स को छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या हो जाती है, आपकी पोलिनेशन हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा इज नोन एज ए पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन में हेल्प जो है वाटर भी कर देता है, एयर की हेल्प से, हवा की हेल्प से भी आ जाएंगे कि इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएं। और इंसेक्ट्स तो अपना बहुत मेजर रोल प्ले करते ही हैं। इंसेक्ट कैसे रोल प्ले करते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया कि वो नेक्टर के लिए किसी भी कलरफुल फ्लावर के पास जाते हैं। वो हो सकता है एक बार मेल फ्लावर के पास चले जाएं और फिर थोड़ी देर बाद में फीमेल फ्लावर के पास चले जाएं। ठीक है, तब इससे क्या हो जाता है, इसको हम पोलिनेशन कहते होते हैं। अब ये देखो मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि स्टिग्मा जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है एज ए रिसेप्टर की प्रॉपर्टी होती है। रिसेप्टर की प्रॉपर्टी होने का क्या मतलब हुआ, स्टिग्मा सिर्फ और सिर्फ अपने जो फ्लावर है, जो उसके खुद के फ्लावर हैं, मतलब कि उसी स्पीशीज के जो फ्लावर्स है ना, उन्हीं के साथ पोलिनेशन करता है। जैसे अब जो आपका रेड रोज होता है, रेड रोज के ऊपर अगर चाइना रोज आ जाता है, रेड रोज के ऊपर अगर आप चाइना रोज या फिर मैरी गोल्ड के जो पोलेंस डाल दोगे, मैरी गोल्ड के पोलेंस डाल दोगे, देन स्टिग्मा क्या करेगा, स्टिग्मा उसको पहचान लेगा कि ये मेरा नहीं है, मेरी स्पीशीज नहीं है, कोई और फ्लावर है। तब क्या होएगा, उसके वहाँ पे पोलिनेशन ही नहीं होगी। ठीक है, वो उसको मतलब कि आगे फर्दर जो पोलन ट्यूब वगैरह की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्टिग्मा उसको यहीं से रिजेक्ट कर देगा अगर उसके स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स नहीं है तो। इस वजह से हम रिसेप्टर को क्या कहते होते हैं, स्टिग्मा के अंदर प्रॉपर्टी होती है एज ए रिसेप्टर वाली भी। ठीक है, अब मैंने बोला था क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, अगर आपने ध्यान से पोलिनेशन समझा है देन आप इजीली उसको समझ जाओगे। अब देखो क्या होती है पोलिनेशन में, एक बार इसको रब कर लूँ। क्रॉस पोलिनेशन थोड़ा थोड़ा समझ आता है, सेल्फ पोलिनेशन नेम से हल्का हल्का समझ आ रहा है आप लोगों को। देखो सेल्फ का मतलब होता है खुद, है ना, और क्रॉस का मतलब होता है समथिंग, जैसे क्रॉस अलग अलग चीजें होंगी, है ना, तो हल्का हल्का समझ आता है हमें। सेल्फ पोलिनेशन होता है खुद के अंदर, और क्रॉस पोलिनेशन होता है डिफरेंट वन, या किसी क्रॉस का मतलब तो कुछ दूर वाली चीजें ही होंगी। अब देखो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन द, ट्रांसफर होना किसका, पोलन ग्रेन्स का, किसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन द सेम फ्लावर, इन द सेम फ्लावर। यानी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा फ्लावर ऐसे ही बन रहा है, जैसे ये वाला फ्लावर है, अब इसी फ्लावर यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है इसके, ये पोलन ग्रेन्स हो गए, और यहाँ पे इसकी क्या है, ओवरी प्रेजेंट, सिग्मा प्रेजेंट है। अब ये सेम ही फ्लावर है ना, इस सेम फ्लावर के अंदर जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मतलब कि विद इन ए सिंगल फ्लावर, विद इन ए सिंगल फ्लावर, और सिंगल फ्लावर के अंदर आपके, सिंगल फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे आपके क्या क्या चीज़ें, और सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होने वाली है आपकी मेल पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट,
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो सेम ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगी। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेल फ्लावर जो है, ये आपका मेल फ्लावर है, और ये वाला जो है, ये इधर वाली साइड में जो है वो फीमेल फ्लावर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल फ्लावर, ये वाला जो है मेल है, और ये वाला जो है, मैंने छोटे बच्चों वाला फ्लावर बना दिया ना बिल्कुल, ये फीमेल फ्लावर है। अब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के अंदर, यानी कि मेल वाला जो प्लांट है ना वो अलग है, और फीमेल वाला जो प्लांट है वो अलग है। अब डिफरेंट प्लांट्स के अंदर बट इनकी दोनों की स्पीशीज जो है वो क्या होगी, सेम होगी। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। मेल प्लांट जो है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होंगे बट उनकी स्पीशीज सेम होगी, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक ही प्लांट के अंदर विद इन द सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते होते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, इसके डेफिनेशंस दिखा देती हूँ आपको। In this process, pollen grains from the anther pollinate to the stigma of same flower or different flower of either in the same plant or another plant. ठीक है, इसका भी तुम लोग थोड़ा सा जैसे पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एक फ्लो चार्ट की तरह दिखा देना। पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, जैसे इस तरीके से, यहाँ पे तो स्पेस कम है, जैसे यहाँ पे लिखा आपने पोलिनेशन, और पोलिनेशन के बाद यहाँ लिखते हो आप सेल्फ पोलिनेशन, और यहाँ लिखते हो आप क्रॉस पोलिनेशन। फिर within the same flower or cross pollination within the same flower or in the different flower। एग्जामिनर के ऊपर अगर इस तरीके से, अब ये फ्लो चार्ट बना दिया, अब ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद आगे फर्दर ये डेफिनेशंस की फॉर्म में नोट कर दो, बहुत अच्छा इंप्रेसिव जाता है और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे क्वेश्चंस में। जैसे जैसे एग्जामिनर चेक करते टाइम बगैर आपने कुछ मिस्टेक नहीं कर रखी फिर भी एग्जामिनर 2.5 कर देता है। अगर इस तरीके से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के फुल चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेन दी वेरियस मेथड्स पूछे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब देखो ऐसे पहले हम ये समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन इट। यहाँ जहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं वो क्या होता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारी वेरिएशंस जो होती हैं वो कम आती हैं। जो प्लांट्स हैं वो, जैसे प्लांट्स या जो भी स्पीशीज़ बनेंगी वो क्या होती हैं, प्लांट्स एंड स्पीशीज़ जो होते हैं वो आपकी डिजीज़ फ्री बनने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की डिजीज़ नहीं होते। अब देखो आगे फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे, न्यू बेबीज या न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे फ्रॉम ए सिंगल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट पार्ट्स हैं, फीजन, फर्स्ट फीजन, सेकेंड वन इज बर्डिंग, थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ वन इज रीजनरेशन। इसके अलावा एक और होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। अब मैं आपको अलग अलग समझाती हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले समझो फीजन का क्या मतलब होता है। फीजन का मतलब क्या होता है, फीजन इज द, फीजन का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ठीक है। अब ब्रेक डाउन मतलब अलग अलग से ब्रेक हो जाना। बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन क्या होता है, मल्टीपल, बाइनरी बाई का मतलब होता है 2। अब बाइनरी फीजन जनरली हम किसके अंदर देखने के लिए मिलता है,
बाइनरी फिजन जो होता है वो हमारा किस में होता है, अमीबा के अंदर होता है। अमीबा हैज़ ए बाइनरी फिजन, ठीक है। कैसे होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, अब ये अमीबा ने क्या कर दिया, अपने इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं पूरा आगे समझाती हूँ। न्यूक्लियस ने ऐसे न्यूक्लियस थोड़ा डिवाइड करने की सोचेगा, थोड़े टाइम बाद जो है वो न्यूक्लियस जो है इसका अलग अलग बिल्कुल डिवीज़न के बेसिस पे पहुंच चुका है। थोड़ी टाइम बाद क्या होंगे, वो दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियस से दोनों अलग अलग हो गए, ये दो अलग अलग आपकी डॉटर सेल्स बन गई। तो अलग अलग आपकी डॉटर सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है। इस टाइप का जो फिजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। और जिसके अंदर बाइनरी फिजन का एग्जांपल बताया मैंने, अमीबा। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म से मैनी ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होना, उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। आगे देखो, होता है। और मल्टीपल फिजन जो है किसके अंदर होता है, मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है एक वेक्टर होता है जो कोज करता है, मलेरिया को कोज करता होता है। ये प्लाज्मोडियम का नेम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। बाइनरी फिजन जहाँ पे मैंने अभी बताया 2 डॉटर सेल्स बनेंगी और मैनी डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है। ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। और ये मतलब अनफेवरेबल, फेवरेबल का मतलब क्या हो, जो कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, जैसे हम चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ों को हम फेवरेबल कहते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशंस वो कहते हैं जो हमारी हमारी जो इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस ड्यूरिंग, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, जैसे मैंने अभी आपको अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होते हुए दिखाया था। प्रोटेक्टिव कवरिंग, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती। अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जांपल्स हैं। ये जो है ना, इनका जो ये डिफ्रेंसिएशन है बहुत अच्छे से कर लेना, आ सकता है। जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स है ना उनमें तो डेफिनेटली पूछा जाता है ये, और आपके सीबीएसई वालों में भी पूछ सकते हैं अगर इजी काइंड ऑफ पेपर आता है, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लेना। इसमें अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड बहुत बार रिपीटेडली होता है, रिपीटेडली डिवाइड होता है तभी तो मल्टीपल फॉर्मेशन होएगी डॉटर न्यूक्लियाई की। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट वगैरह इसमें फॉर्मेशन हो जाती है, इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। अब देखो सिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये है तो इसके ऊपर ही, जैसे प्लाज्मोडियम है, पेरेंट प्लाज्मोडियम है, इसके ऊपर एक ऐसे थिक कवरिंग हो जाती है, एक इसके ऊपर थिक कवरिंग बन जाती है, उस थिक कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं, उसको हम सिस्ट कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बडिंग। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये पेरेंट हाइड्रा, इस पेरेंट हाइड्रा के ऊपर ये एक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे एक बड की फॉर्मेशन कर ली। अब ये बड जो है धीरे धीरे जो है, एक बड का मतलब क्या है, बड का मीनिंग क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ होती है। और जो आउट ग्रोथ आगे फर्दर ग्रोथ करके वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म जैसा पूरा बना लेती है, बर्ड को जो पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेती है। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस जैसे ये अभी यहाँ छोटा सा बर्ड था, इसने ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी, ये न्यू बर्ड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जो है ये यहाँ पे इसने यहाँ कम्प्लीटली न्यू हाइड्रा, मतलब ये न्यू हाइड्रा बना लिया, और ये न्यू हाइड्रा जो है यहाँ से इससे डिटैच हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिटैच होकर ये कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसको हम बडिंग कहते हैं। और जनरली बडिंग जो है किस में देखने को मिलती है, हाइड्रा में मिलती होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, अपीयर्स इन द बॉडी लाइक हाइड्रा और ईस्ट में देखने के लिए मिलता है, जिसमें लिटिल आउट ग्रोथ होती है जिसको हम बर्ड कहते होते हैं, और ये बर्ड ग्रो कर लेता है पेरेंट बॉडी के अंदर और एक न्यू इंडिविजुअल को बना लेता है। ये मैंने अभी आपको इस फिगर में दिखाया। नेक्स्ट देखो स्पोर फॉर्मेशन, और ये स्पोर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2023 में पूछा हुआ है, मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया। स्पोर का मतलब जनरली स्पोर फॉर्मेशन आपने सबने अपने घरों में ब्रेड को खराब होते हुए देखा होगा, और ब्रेड के ऊपर एक फंगस आ जाती है, फंगाई या फंगस आ जाती है, ऐसी ऐसी हो जाती है। उसी के अंदर क्या होता है, अब उसी को हम क्या कहते हैं,
वो उसके ऊपर ऐसे हाइफे टाइप्स में बन जाते हैं, ऐसी ग्रोथ बन जाती है, जो वहाँ पे क्या होता है, एक स्पोरेंजियम होता है। और वो स्पोरेंजियम जब ब्रेक हो जाता है, जब स्पोरेंजियम ब्रेक होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे स्पोर्स निकलते हैं। और स्पोरेंजियम जो होता है वो ऐसे ही ब्रेक नहीं होता। स्पोरेंजियम के पास जैसी उसकी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, जैसी कंडीशन उसको नहीं चाहिए, वैसी जब कंडीशंस आ जाती हैं उस टाइम पे वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है, बैक्टीरियाज में होता है। ये स्ट्रक्चर को जो ये ऐसे स्पोरेंजियम और ये स्ट्रक्चर, इसको बोब लाइक स्ट्रक्चर कहते होता है। और इसको हम बोब लाइक स्ट्रक्चर ये दिखने में होता है, इसको कहते क्या है, स्पोरेंजियम इसका साइंटिफिक नेम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और वो न्यूक्लियस मैनी टाइम्स क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। इसके ऊपर एक ऐसी ये मेम्ब्रेन बनी होती है, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। स्पोरेंजियम की जो वॉल है, स्पोरेंजियम की जो वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, और ये ब्रेक होते ही जो स्पोर्स थे वो बाहर आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जनरली किस में होती है, राइजोपस में होती है और म्यूकर में होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रीजर्नेशन। रीजर्नेशन क्या होता है, एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, और जिसके अंदर वो अपना रिगेन कर लेता है लॉस्ट बॉडी पार्ट्स टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स में वो कन्वर्ट कर लेता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रीजर्नेशन। एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की रिगेन करने की लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को, और उसको फॉर्म कर लेता है फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसको हम रीजर्नेशन कहते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया को आपने क्या किया, 3 पार्ट्स में कट कर दिया, 3 अलग अलग पार्ट्स में कट कर दिया। 3 अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको 3 अलग अलग न्यू इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे रीजनरेटिव वाले, इसके अंदर रीजनरेटिव काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, और जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं ना, वो आगे फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, वो रीजनरेटिव सेल्स जो हैं आगे फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं। और ऐसा स्टार फिश में भी होता है, स्टारफिश के पास भी होता है ये रीजनरेशन वाले सेल। और आपने जनरली रीजनरेशन है ना लिजार्ड में, छिपकली में देखी होगी। ये छिपकली की जो टेल होती है वो अगर कट हो जाती है थोड़े टाइम बाद जो है वो दोबारा से बन जाती है। ठीक है, बट अगर उसके हाथ या फिर पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो वो दोबारा से कभी नहीं आते होते, लेकिन क्या होती है, उसकी टेल दोबारा से आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी टेल के अंदर क्या होता है, रीजनरेटिव वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो उसका उसके अदर बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद लास्ट था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है प्लांट्स की मल्टी सेलुलर पार्ट्स में होता है जनरली, जहाँ पे मैनी सेल्स होते हैं, और इसके अंदर विदाउट यूज सीड का यूज नहीं होता। बगैर सीड के हम लोग न्यू प्लांट बनाते हैं। जो प्लांट्स जो बनेंगे, न्यू जो सीडलिंग्स या प्लांट्स जो बनेंगे, वो आपका जो मेन प्लांट है उसी के किसी भी बॉडी पार्ट से हम लोग पूरा एक न्यू प्लांट बना लेंगे। बॉडी पार्ट से मतलब कि रूट से बना लेते हो, स्टेम से बना लेते हो, लीव्स हेल्प करते होते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट बना लेते हैं। रूट की, स्टेम की, लीव्स की, बर्ड्स की, इनकी हेल्प से जो हम न्यू प्लांट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक बार दोबारा से समझो, न्यू प्लांट्स बनाएंगे, और प्लांट्स जो बनाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स की हेल्प के बगैर बनाएंगे। ठीक है, सीड यूज नहीं करेंगे, प्लांट के ही पार्ट्स यूज करेंगे, रूट, स्टेम और लीव्स, बर्ड्स भी होते हैं। फिर आता है नेचुरल। 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक वेजिटेटिव आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल होता है जिसमें मेथड, जिसमें न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, खुद से बनाते हैं, फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। ठीक है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ब्रायोफाइलम, ये मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। आर्टिफिशियल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट, जैसे लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है। अब ये कैसे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। रोज़ देखा आपने, सबने देखा होगा ना रोज़ को। अब रोज़ जो प्लांट होता है, रोज़ अगर आप चाहो तो वाइट रोज़ भी बना सकते हो, वाइट भी देखा होगा आपने, येलो भी देखा होगा। अब वो वाइट एंड येलो कैसे बनते होते हैं, कि आप क्या करोगे, एक तो ये जैसे वाइट लिया, वाइट है ये वाला, ये जो है
ये आपका वाइट वाला है, ये जो है ये आपका येलो है, ठीक है। एक जो वो वाइट है, एक येलो है, आया समझ? वाइट और येलो दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद आप इसके अंदर से इसको कट करो, इसको कट करके यहाँ पे आप क्या करोगे, ये येलो वाला दोनों को कट कर लो। नीचे वाला पार्ट जो है ऐसे, नीचे वाला जो पार्ट है वो तो वाइट का है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो येलो का है, और इसको पेस्ट कर दो। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते होते हैं। इसको पेस्ट कर दो। थोड़े टाइम बाद जो फ्लावर जो बनेगा वो मिक्सिंग वाला बनेगा। रूट इस तरीके से हम रूट्स को लगाते हैं। रूट स्वीट पोटैटो जो होती है वो रूट से लगती है। जिंजर जिंजर बी सी वेजिटेटिव पार्ट होता है। जो ट्यूब पोटैटो के अंदर जो आई होती है ना, पोटैटो की जो आई होती है, वो आई जो है एक न्यू पोटैटोज, इस आई से एक एक अलग अलग न्यू पोटैटोज बन जाते हैं। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, पत्थर चट हम हिंदी में कहते हैं। इसके बर्ड्स जो हैं, इसके जो ऐसे इसके ऊपर बर्ड्स होते हैं, और वो बर्ड अगर नीचे गिर जाता है तो वो कंप्लीट एक न्यू प्लांट और बना लेता है। तो ये हमने बर्ड से देखा। ये हमने पोटैटो जो होता है वो एक तरीके से आपका स्टेम होता है, ठीक है। इसके बाद जो ये होता है बल्ब होता है, जो आपका ऑनियन सबने देखा है, ऑनियन के जो ये वाले बल्ब्स होते हैं ये भी हमारी हेल्प करती हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और इन रूट से भी हमारे पास क्या हो जाता है, न्यू जो है न्यू आपको मिल जाएंगे ऑनियंस। फिर कुछ रनर होते हैं, रनर का मतलब होता है कि स्टेम की तरीके से काम करते हैं। अब ये जो रनर्स आगे फैलाते रहो, ये जनरली स्ट्रॉबेरी के अंदर होते हैं। इनको आप आगे फर्दर फैलाते रहो, न्यू न्यू प्लांट्स इसके अंदर बनते रहेंगे। रूट्स से तो आपने देखा ही होगा, रूट्स में शक्कर में जो मिंट में शक्कर्स होते हैं, यानी कि प्लांट के पार्ट को ही हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे उसकी लीव्स का यूज़ करना हो गया न्यू प्लांट बनाने के लिए, स्टेम का यूज़ करना हो गया, रूट्स का यूज़ करना हो गया, ठीक है। इससे हम लोग इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। के अंदर सेक्स ऑफ चाइल्ड को कैसे पता करेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, सेक्स ऑफ द बेबी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने होते, क्या क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 22 क्रोमोसोम जो होते हैं ना, 22 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। इनका नेम होता है ऑटोसोम्स। और जो वन पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए सेक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। आफ्टर दैट अब क्या होता है कि ये जो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब 22 के अंदर 2 ऑटोसोम्स होते हैं, उनका हमारे पास कोई रोल नहीं होता। इसके बाद वन जो है, वन इन अ मेल और वन क्रोमोसोम का पेयर इन अ फीमेल। जो मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। देखो ये क्रॉस देखो, पेरेंट्स के अंदर फादर के अंदर क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम, मदर के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब इसके गैमेट्स बनते हैं आपके एक्स वाई एक्स और एक्स। जब आप इसकी क्रॉसिंग करवाते हो, क्रॉसिंग करवाते टाइम वन एक्स यहाँ से ये वाला एक्स इसने इसके साथ में किया, एक्स एक्स फीमेल आ गया। फिर ये एक्स जो है इस एक्स के साथ में करता है, तो फिर एक्स एक्स आ जाता है। उसके बाद ये वाई जो है एक बार एक्स के साथ में करेगा और एक बार इस वाले एक्स के साथ में करेगा, तो ये एक्स वाई एक्स वाई। अब इनको काउंट करो, अब काउंट करो जो आपके पास जब आपने क्रॉसिंग करवाई है, क्रॉसिंग करवाते टाइम दो आपके पास क्या आई हैं, दो पेयर्स आए हैं आपके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम के, और दो ही पेयर आपके पास आए हैं एक्स वाई क्रोमोसोम के, यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों का नंबर जो है वो इक्वल आया है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि एक जो बेबी, अब जैसे एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, जैसे फादर से
जब ट्रांसफ़र होता है, जब ट्रांसफ़र होके फादर से ट्रांसफ़र होके फीमेल के अंदर जब हमारे क्रोमोसोम्स जाते हैं, अगर वहाँ पे फादर का भी क्रोमोसोम एक्स है और फीमेल का भी क्रोमोसोम एक्स है, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेंगे और जिससे जो बेबी का सेक्स होगा वो क्या होगा, वो फीमेल होगी। एंड अगर मदर का एक्स है और फादर का वाई क्रोमोसोम आया है, तो हमारे पास कैसे क्रोमोसोम्स बनेंगे, एक्स वाई पेयर बनेगा, और एक्स वाई पेयर बनेगा तो कैसे होंगे, वो मेल होने वाला है। यानी कि जो बेबी है वो क्या होगा, बॉय होगा, और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो बेबी क्या होगा, वो गर्ल होने वाली है। ठीक है, अब ये देखो, अभी आपने अगर कुछ कंक्लूड किया है तो ये है कि जो बेबी है वो गर्ल या बॉय जो होता है वो फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो मेल के ऊपर डिपेंड होता है। कि मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है फीमेल के अंदर, देन वहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, जिससे क्या बनेगी, फीमेल की फॉर्मेशन होगी। और अगर मेल से वाई क्रोमोसोम जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, मेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि आपका बेबी जो है वो बॉय हो जाएगा। सो ये 50-50% चांसेस होते हैं जो आपका बेबी है और फीमेल होगा, और 50% चांसेस होते हैं जो आपका बेबी है वो क्या होगा, मेल होगा। फीमेल के ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती होती। ठीक है, फीमेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम होते हैं और उसके पास एक्स क्रोमोसोम ही रहते हैं। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम बन जाते हैं तो बनती है फीमेल, और एक्स वाई क्रोमोसोम बन जाते हैं तो बनता है मेल। और पेपर के टाइम पे जो मैंने बताया, क्रोमोसोम्स कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्या क्या उसको हम कहते हैं, क्या उनके नेम है, ये पूरा लिखना। और ये क्रॉस डेफिनेटली बना देना। आपका 2 मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में आ रहा है, ये आपका डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। और आफ्टर एग्जाम मैं आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने इस क्लास में किया था, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वुमेन के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, टाइप ऑफ मेल गैमेट दैट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ इस चैप्टर से ना आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब डिफरेंस बताना है मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है, और डिफरेंस बताना है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के अंदर। देखो अभी क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब समझो क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और यहाँ पे सिंगल क्या है, यहाँ पे उन्होंने सिंगल कैरेक्टर लिए थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इज नोन एज जॉर्ज मेंडल। अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे पाइसम स्टीवम के ऊपर। पाइसम स्टीवम क्या होता है, पाइसम स्टीवम इज द पी प्लांट, और ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, पता होना चाहिए आप सब लोगों को पाइसम स्टीवम क्या होता है। अब जॉर्ज मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने चूज किया था, इन्होंने जो है प्लांट के सिंगल कैरेक्टर्स को लिया, प्लांट के सिंगल कैरेक्टर को लिया, और कौन से वाले कैरेक्टर को लिया, उन्होंने हाइट को लिया। जो एक कैरेक्टर होता है डोमिनेंट और वन इज रिसेसिव, वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। डोमिनेंट क्या होता है, जो मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। डोमिनेंट क्या होता है, जो पर्सन पावरफुल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे कबड्डी का गेम देखते हो, आप कोई भी गेम देख रहे हो, जो पावरफुल पर्सन होगा वो उसको, जो है वीकर जो पर्सन होता है उसको दबा देता है, उसको हरा देता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होती है, जो डोमिनेंट पावरफुल पर्सन होता है वो किसी के सामने आ जाता है, और जो जो थोड़ा सा वीक पर्सन होता है वो पीछे रह जाता है ना। ऐसे ही होता है जनरली, जैसे किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो पैसा जिसके पास ज़्यादा है तो वो अपनी पावर पैसे से दिखाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसकी पावर वो नहीं दिखा पाएगा, वो थोड़ा रिसेसिव टाइप का पर्सन हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा उस पावरफुल। जैसे कि जिसके पास पैसा फुल है, जिसके पास पैसा है, वो तो पावरफुल पर्सन है, वो ही अपने आप को आगे रखेगा। जिसके पास वीक है, पैसे पैसे की थोड़ी कमी चल रही है, शॉर्टेज चल रही है, वो बंदा क्या रह जाता है, वो थोड़ा सा वीक पर्सन हो जाता है, तो वो पीछे रह जाता है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे जो है मेंडल के कैरेक्टर्स में भी है। जो अपने आप को शो कर पाता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं,
और जो खुद को शो नहीं कर पाता किसी और के प्रेजेंस में। अब देखो, एक पावरफुल पर्सन है और एक वीक पर्सन है, तो वीक वाले को पावरफुल अपनी प्रेजेंस में शो कर पाएगा। अब वो जो वीक था, अगर वो बंदा अकेला होगा, जो वीक वाला बंदा है वो अकेला होगा तो वो जितना मर्जी बोल सकता है। अब वहीं पे पावरफुल वाला आ जाता है तो वो वहां पे क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, वो अपने आप की प्रेजेंस ही नहीं दिखा पाता। सिमिलर कंडीशन जो है वो मेंडल के कैरेक्टर्स में थी। मेंडल ने क्या लिया, दो कैरेक्टर लिए। अब समझ आ गया ना, डोमिनेंट अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर पाता है किसी और की प्रेजेंस में भी, और रिसेसिव जो होता है वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को दिखा नहीं पाता। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो आपका चल रहा है, ये जिसने अपने कैरेक्टर चूज किए, हाइट चूज की। हाइट जो लिया उसने कैसे लिया, एक जो हाइट थी वो थी ड्वार्फ, टॉल कैरेक्टर लिया, और दूसरा लिया ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब हाइट में छोटा। टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। ठीक है, ये हाफ ही दिखाया हुआ इन्होंने। ये टॉल और ये ड्वार्फ दोनों को रिप्रेजेंट किया। गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाएंगे, ये बनाए गैमेट्स। ठीक है, अब इस वाले टी की हमने क्रॉसिंग करवाई पहले इसके साथ में, टी एन टी, फिर इसकी इस वाले के साथ में करवाई, फिर इसकी इस वाले टी के साथ में, फिर इस टी की इस वाले टी के साथ। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्रॉसिंग करवाई इन्होंने। क्रॉसिंग करवाने के बाद ये जो हमारे पास ये थे पेरेंट्स, और यहाँ पे इस पेरेंट्स के बाद ये चीज़ क्या होगी, टी एन टी, ये हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास आती है F1 जनरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन जिसको हम बोलेंगे फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब इस जनरेशन में इन्होंने क्या देखा, इनकी जब इन्होंने आपस में क्रॉसिंग करवा दी तब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जितने भी जो भी F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो उन सब का जो कैरेक्टर है उनका सबका क्या है, सेम कैरेक्टर के बने हैं। सभी सब जो सब के सब क्या आए हैं, वो सब के सब टोल आए हैं। अब यहाँ पे वही वाली बात होगी, डोमिनेंट को अपने आप को प्रेजेंस किया। जब डोमिनेंट था, टी जो कैपिटल टी है ये हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो स्मॉल टी है ये हमारे पास कैसा कैरेक्टर है, वो हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है। कैपिटल वाले की प्रेजेंस में, डोमिनेंट वाले की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, रिसेसिव अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाया, जिससे क्या होता है, वो अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, तो जिस वजह से अब ये यहाँ इससे फिर मेंडल ने दोबारा से इनकी क्रॉसिंग की, टोल और इन्होंने दोबारा वही वाले कैरेक्टर्स लिए। अब इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को चेंज करके दोबारा क्रॉसिंग करवाई। दोबारा से जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाते हैं ये, एक मिनट, अभी इन्होंने सेल्फिंग करवाई, सेल्फ क्रॉसिंग करवाई टी और टी की, इन दोनों की जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाते फिर से वही गैमेट्स बनेंगे, टी एन टी और टी और टी, इस तरीके से बने। फिर वैसे ही क्रॉसिंग करवाई तो टी और टी, फिर से इसकी इसके साथ टी और टी। ठीक है, टी और टी। अब इन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाई तब इनके पास अब एक टर्म आएगी, एक दो टर्म्स यूज करूंगी, एक होगी जीनोटाइप, एक होगी फिनोटाइप। वन इज जीनोटाइप, अनदर वन इज फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होती है, जीनोटाइप का मतलब होगा कि उसके अंदर जीन्स कैसे हैं, किस टाइप के जीन्स हैं, जैसे कि टी और टी है, कैपिटल टी है, या स्मॉल टी है, ये क्या हो गई, जीनोटाइप। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर जीन्स किस टाइप के हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या होगा, फिनो, पी एफ हो गया ना, पी हो गया, पी मीन्स फिजिकल, भी ऐसा ही होता है कि उसकी फिजिकल अपीरेंस कैसी है, कि फिजिकली वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम फिनोटाइप कहते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब ये आपने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी थी, तब जितने भी प्लांट्स थे वो सब कैसे बने थे, सबके सब टोल बने थे।
अब यहाँ पे ये क्या है, ये सब क्या है, टोल बने हुए हैं, ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये वाला भी टोल है। बट जो ये आया जिसमें दोनों स्मॉल टी है, ये कैसा है, ये ड्वार्फ आया है। इससे आपको क्या समझ आया, जब टोल टोल का आपने, जब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि फिनो जीनोटिपिक रेशो कैसा है, तो जीनोटिपिक रेशो आपके पास कैसे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप। जीनोटिपिक रेशो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, 2:1:1। इसका मतलब क्या हुआ, दो यहाँ पे कैसे आए हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो यहाँ पे आए हैं कैपिटल टी और दो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे क्या है स्मॉल टी, एक यहाँ पे भी स्मॉल टी। ये क्या होगी इसकी जीनोटिपिक रेशो। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए फिनोटिपिक रेशो क्या है, फिजिकली वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो फिजिकल जो उनका फिनोटिपिक रेशो कैसा होगा, 3:1 होने वाला है। 3 का मतलब क्या होगा, 3 हमारे पास ये वाला भी जो है, ये भी तो टोल ही आएगा ना, 3 हमारे पास टोल आए हैं और एक हमारे पास ड्वार्फ आया है। ये इसका क्या है, फिनोटिपिक रेशो। और जीनोटिपिक रेशो उसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें जीन्स की बात होगी। अब वहीं पे एक टर्म और आती है आपकी, वो होगी होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है और हिट्रोजाइगस क्या होता है, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, प्योर। होमोजाइगस होता है प्योर ब्रीड, ठीक है। होमोजाइगस प्योर और हिट्रोजाइगस मतलब कि मिक्स। होमो मतलब कि सेम भी होता है, होमो हो गया सेम और हिट्रो मतलब हो गया डिफरेंट। होमो सेम सेम सेम। अब यहाँ पे इसमें पूछा जाए कि होमोजाइगस कौन है, हिट्रोजाइगस कौन है, तो हम क्या आंसर करेंगे, जो आपके पास ये जो कैपिटल टी है ना, और स्मॉल टी, ये हमारे पास कैसे कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे पास होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब सेम होना, ठीक है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स होगी, अलग अलग चीज़ें होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजाइगस की। ये सेम नहीं है, ये अलग है। आया समझ, जो यहाँ पे सेम सेम होगा तो होमोजाइगस हो गया, और अगर डिफरेंट होता कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजाइगस। तो हमारे पास जो है दो हमारे पास आती हैं होमोजाइगस, और दो हमारे पास क्या है, हिट्रोजाइगस। आई होप आपको मोनो हाइब्रिड को समझ आया, और इसको अगर एक बार में नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना, 2x पे करके देख लेना। ये यहाँ पे पूरा ये एक्सप्लेनेशन है। फिर आता है आपका हिट्रोजाइगस, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या करेंगे, वहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स को लिए हैं। दो कैरेक्टर यहाँ पे कौन कौन से दो कैरेक्टर्स लिए हैं, एक हमने लिया राउंड, और राउंड शेप की बात की है, सीड की शेप की बात की है, शेप ऑफ सीड, और कलर ऑफ सीड। कलर और शेप हमने सीड की लिए, जिसमें कलर को हमने, जो शेप है उसको हमने रिप्रेजेंट किया डोमिनेंट वाली को कैपिटल आर से, और रिसेसिव वाली को स्मॉल आर से। कलर जो है उसको हमने येलो को, वाई कैपिटल वाई का मतलब है येलो, और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन। कैपिटल वाई जो है वो आपका डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई जो है वो क्या है, रिसेसिव है, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे आर, ये आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो, आर फॉर रिंकल्ड, वाई फॉर ग्रीन। दोनों के गैमेट्स बने, गैमेट्स बनाए राउंड और येलो, गैमेट्स बन चुके हैं, आर आर वाई वाई, ये चीज़ आ गई। वही हमारी F1 जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वही चीज़ें बनी। बट यहाँ पे कितने बन जाएंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 8 गैमेट्स बनेंगे। वो 8 गैमेट्स, स्टार्टिंग में ये दोनों गैमेट्स बन गए सेम उसी तरीके से, 4 रिजल्ट आए। अब इन चारों की हमने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई। इनकी हमने सेल्फिंग करवा के हमारे पास जो गैमेट्स बने वो कौन से, कैपिटल वाई आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये बने हमारे पास हिट्रोजाइगस पेरेंट। दूसरे वाले भी ऐसे सिमिलर बनेंगे। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाओ आप, वाई को वाई के साथ में आर आर, वाई वाई
इस तरीके से बनाए, ये इनकी आपस में क्रॉसिंग करवा दो सब। पहले कैसे करवाओगे एक बार मैं बता देती हूँ। वाई आर, इस वाई की पहले इसके साथ करवाओ, फिर इसके साथ करवानी है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर नेक्स्ट को लो, फिर इसके साथ में करवानी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे क्रॉसिंग करवाओगे। ऐसे क्रॉसिंग करवाने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फिनोटाइप जो आएगा वो 9:3:3:1 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। ये आएगा तुम्हारे पास इसका फिनोटिपिक रेशो, जिसके अंदर राउंड येलो, राउंड ग्रीन और राउंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन की बात होगी। ठीक है। और रिंकल्ड ग्रीन जो आएगा वो सिर्फ एक ही आता है। 9 हमारे पास आते हैं राउंड येलो, 3 हमारे पास आते हैं राउंड 3 हमारे पास आते हैं राउंड ग्रीन और 3 हमारे पास आते हैं राउंड रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं। मैं एक बार, ये आपको समझ नहीं आया होगा, मैं ये इनको दोबारा बता देती हूँ। ये तो पता चल गया ना। ये डाई हाइब्रिड, सबसे पहले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही क्या होगा कि वहाँ पे कैरेक्टर 2 लिए, 2 कैरेक्टर्स ले लिए आपने। 2 कैरेक्टर लेने के बाद अब उनकी क्या करवाई आपने, क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग करवाने के बाद आपके पास क्या आते हैं, 8 गैमेट्स बनते हैं। अब उन 8 गैमेट्स की आपस में आपने सेल्फिंग करवा, तो सेल्फिंग करवाने पे जो आपके पास रिजल्ट आता है, 9 आपके पास आते हैं राउंड येलो। ठीक है। 3 आपके पास आते हैं राउंड राउंड ग्रीन आते हैं। और 3 ही आपके पास क्या आते हैं, 3 आपके पास आते हैं रिंकल्ड येलो। 3 आपके पास आते हैं रिंकल्ड येलो और एक आपके पास आता है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये वाला रिंकल्ड ग्रीन का जो कैरेक्टर आता है वो सिर्फ एक आता है। और ये कहाँ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आर और स्मॉल वाई, ये वाला है। ये जो कैरेक्टर है ये किसका आपके पास, ये है रिंकल्ड ग्रीन का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर डिफ्रेंसिएशन भी मैंने समझा दिया। इसके अंदर F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बोला जाता है। और इसके अंदर F1 जनरेशन कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, खुद को मतलब कि अगर F1 जनरेशन के अंदर खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, इसको रिसेसिव। जैसे कि टोल तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, और टोल और टी आ रहे थे उस टाइम पे क्या हो गया था उसके साथ में, वहाँ पे जो कैपिटल टी है ये अपनी प्रेजेंस को शो ही नहीं कर पाया था, ये बता ही नहीं पाया था कि मैं भी हूँ यहाँ। ठीक है। इट गेट्स एक्सप्रेस, बोथ होमोजाइगस भी होते हैं, हेट्रोजाइगस भी होते हैं। यहाँ पे सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन आती है रिसेसिव ट्रेट के अंदर। जैसे आपने देखा होगा क्रॉसिंग करवाई, जब स्मॉल टी आया था तभी हमारे पास वो हमें पता लगा था कि ये यहाँ पे अब ड्वार्फ कैरेक्टर बनेंगे, जब उसके पास कंप्लीटली होमोजाइगस था, कंप्लीटली वहाँ पे होमोजाइगस था तब। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज वाला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से हमें वेरियस एनर्जी कैसे मिलेगी, और डिस्क्राइब वेरियस इवेंट्स क्या क्या होंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। 2 क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब देखो इवेंट्स तो ये होंगे, जैसे अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब तुम ब्रेक डाउन करते हो, ग्लूकोज कितने होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, जिसके अंदर 6 कार्बन होती हैं, 12 हाइड्रोजन होती है, 6 ऑक्सीजन होती है। ये कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इतना प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो गए, पायरुवेट बना लिया। पायरुवेट होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और पायरुवेट जब बनेगा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, साथ में एनर्जी निकलेगी। अब इस एनर्जी का जो ऑक्सीडेशन होता है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है। 1 तब होता है जब ऑक्सीजन वहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है, यानी कि एक तरीके से एक आपके पास होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे वाला होता है आपके पास अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है,
एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस आता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ये क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ये रिएक्शन हो कहाँ पे रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? जब पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा तब क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रही है। ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे कैसा हो रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। यहाँ पे कैसी रेस्पिरेशन है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। और जैसे ये वाला आपके मसल सेल्स में होता है, जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप रनिंग वगैरह नहीं करते और एक दिन आप रनिंग पे चले जाते हो तो दूसरे दिन आपके पैर क्या करते हैं? दर्द करते हो। दर्द क्यों करते हैं? बिकॉज वहाँ पे एक दिन आपने आपकी जो बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ना, इतनी ऑक्सीजन आपने यूज़ कर ली, पहले कर चुके, आपने काम किया एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन थी नहीं, ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपकी मसल्स ने क्या कर दिया? जो ऑक्सीजन कहीं पे हल्की फुल्की जो ग्लूकोज स्टोर था, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लिया उन्होंने। और उस एनर्जी के साथ में क्या हो गया? लैक्टिक एसिड रिलीज हो गया, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और जो आपको 2 दिन बाद पेन होता है ना, वो पेन किसकी वजह से होता है? वो पेन ये लैक्टिक एसिड करता होता है। और ये अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट की ये जनरली ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे लैक थी, कमी थी, यहाँ है ही नहीं, ये बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसमें इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है। इथेनॉल होता है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में एनर्जी निकलेगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला किस में होता है? ईस्ट में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला मसल्स में होता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये याद रखना है। और जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो मैंने आपको जिस फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाया ना, इस फ्लो चार्ट को डेफिनेटली पेपर में बना के आना। तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर ये मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स में आएगा। और इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। इन चीज़ों को याद रखोगे कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में 3 पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनाया। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ईस्ट सेल में होता है, देन आपके प्रोडक्ट बनेंगे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है। स्टेप क्या क्या होते हैं? अब आप प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट्स का जो क्या क्या प्रोसेस होता है? जो ग्रीन प्लांट्स टेक CO2 लेते हैं फ्रॉम एयर से, वाटर एंड मिनरल प्रिपेयर करते हैं अपना खाना। क्या क्या करते हैं? CO2 लिया एनवायरमेंट से और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएंगे। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते होते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन, ये वाले चारों स्टेप लर्न कर लेना, ये लिख देना पेपर में, फुल मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। एब्जॉर्प्शन लाइट का, एब्जॉर्ब किया लाइट को। ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी के अंदर थ्रू दी हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। वाटर, ये वाला जो वाटर था इसको ब्रेक किया हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। क्या क्या चीज़ें थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर था, जिससे हमें ग्लूकोज बनानी है। तो इन दोनों को अलग अलग किया, स्प्लिट किया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया और हाइड्रोजन, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई, जिससे ग्लूकोज बना। और रिडक्शन बाहर निकाली किसको? CO2 का रिडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन हुआ। ठीक है। ये प्रोसेस था। लाइट एनर्जी को ली, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ना, लाइट एनर्जी लिया किसने? क्लोरोफिल ने। उसके बाद लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके चेंज किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर और रिडक्शन किया कार्बोहाइड्रेट का। अब देखो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको
स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और मेथड्स बताने कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या होते हैं। ये डायग्राम ज़रूर बना देना अगर ये क्वेश्चन आ जाते तो आपके पास ये डायग्राम। इसके अंदर ये क्या होती हैं, आपकी ओवरीज होती हैं, ओवरी के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट के साथ में ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होते हैं फिम्ब्राइज, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये फिम्ब्राइज होती है, फिम्ब्रिल। यहाँ पे जो होती है आपकी फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पे होता है यूट्रस, यूट्रस के बाद ये यूट्रस की लीनिंग्स होती हैं, लाइनिंग होती हैं अलग अलग टाइप की। उसके बाद यहाँ पे स्टर्विक्स होता है, और ये यूट्रस की मस्कुलर वॉल होती है, और ये यहाँ पे जो है वजाइना होता है, ठीक है। ये मैं दोबारा से बताती हूँ, दिस इज अ वेजाइनल रीजन। यहाँ पे सर्विक्स, सर्विक्स इज ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कैनाल। सर्विक्स को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और यूट्रस मस्कुलर वॉल्व होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, फनल ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखो इसका अलग अलग फंक्शंस क्या है, मैं पूरा सिस्टम भी अभी यहीं पे समझा देती हूँ। अब ये बहुत ध्यान से समझना। अब ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर बाय बर्थ के अंदर ही फीमेल के अंदर क्या होते हैं, एग सेल्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, एग सेल्स स्टोर होते हैं। एक टाइम आता है जिसको हम प्यूबेरिटी कहते हैं, प्यूबेरिटी वाले टाइम पे क्या होता है, ये जो ओवरीज हैं ये एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। प्यूबेरिटी का जो टाइम, एडोलेसेंस का टाइम आता है 12 से 13 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम प्यूबेरिटी कहते होते हैं, प्यूबेरिटी वाला एज होते हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग वो जो आपकी ओवरी के अंदर एग्स स्टोर थे वो एग यहाँ पे रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इन एग को रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला ना फिम्ब्रेई होती है, ये क्या करती है, इस एग को यहाँ से रिसीव करने का काम, इस एग को यहाँ से लेंगी। ये एग यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब में होते होते कहाँ चला जाता है, ये यूट्रस में चला जाता है, यहाँ से पास होते हुए ये यहाँ यूट्रस में चला जाता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन का मतलब मिलना मेल और फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन का वेट करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता देन ये जो एक टाइम पीरियड के बाद जो है एग बाहर आ जाता है, और जिसकी वजह से हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहीं ना कहीं यही होती है, जब आपका एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन अक्कर होती है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे यूट्रस के अंदर एग आ जाता है, एग यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्या करती है, जो यूट्रस की लिनिंग जो है वो थिक होने स्टार्ट हो जाती है। वो थिक होनी स्टार्ट इसलिए हो जाती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होगी, और बेबी की डेवलपमेंट होगी तो उसको यहाँ पे पूरा, यहाँ पूरे 9 मंथ तक उसको यहाँ पे रखना है, तो इसके लिए इनकी यहाँ पे जो यूट्रस की लिनिंग की जो लेयर्स की फॉर्मेशन होगी वो इम्पोर्टेंट होती है। किससे बनती है, वो ब्लड से बनती होती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता देन ये जो लीनिंग्स थी ये लीनिंग ब्रेक हो जाती हैं, और वो जो ब्लड होता है थ्रू दी सर्विक्स जो है वो ब्लड बाहर आ जाता है इन द, उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते होते हैं, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 28 डेज, 25 to 28 डेज के बाद फीमेल के अंदर रिपीट होती है। और अगर वो होती भी कब है, सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता। एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो इस एग को बॉडी से बाहर आना होता है। आफ्टर ये बॉडी से बाहर आ जाए तो वहाँ पे न्यू एग रिलीज हो जाएगा, और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। ओवरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फ्लैपिंग ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, वेजाइना। ओवरीज क्या करती है, पेयर ऑफ ओवरी ह्यूमन फीमेल के अंदर लोकेटेड एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, बैकबोन के अंदर। ओवा प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट ओवा प्रोड्यूस होते हैं, और सिक्रीट कब होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से। फिर फॉलोपियन ट्यूब में पेयर कॉइल ट्यूब्स होती है बिटवीन ओवरीज एंड यूट्रस, कॉइल फॉलोपियन ट्यूब, दे हैव अ फनल लाइक फ्री, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। फॉलोपियन ट्यूब दे कुड गेट दी ओवम लेके आती है, रिलीज करती जो ओवरी, और उसको फर्टिलाइजेशन के लिए फॉलोपियन ट्यूब के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वहाँ पे भी लेके आ जाती हैं
फैलोपियन ट्यूब बोथ साइड्स, ठीक है। फिर यूट्रस जो कनेक्टेड होता है फैलोपियन ट्यूब के साथ में, इनर कवरिंग 2-3 तरीके की इनर कवरिंग होती है, मिडिल कवरिंग होती है और आउटर कवरिंग होती है। तो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वहाँ पे बर्थ टेक प्लेस इन द यूट्रस के अंदर। ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। वेजाइना, यूट्रस की ओपनिंग होती है इनटू स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको हम वेजाइना कहते हैं। बर्थ कैनाल, बिकॉज ये बर्थ ऑफ चाइल्ड जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वेजाइना को ही हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। जो बर्थ होता है चाइल्ड का वो वेजाइना की हेल्प से ही होता है, वेजाइना के थ्रू ही बेबी बाहर आता है। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं उसमें मैकेनिकल होते हैं, जो फिजिकल बैरियर। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या होता है, जो एग होता है, एग ओवम और जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म सेल जो होता है, इनकी हमें मीटिंग को ब्रेक करना होता है, इन दोनों को मिलने नहीं देना होता। इसी चीज़ को हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करते हैं। इस वजह से कुछ होते हैं मैकेनिकल मेथड्स की, कुछ बैरियर्स यूज़ करते होते हैं, फिजिकली यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कुछ पिल्स वगैरह लेते हैं जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जाती है। कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, कुछ मतलब कि बॉडी के अंदर जैसे कॉपर्टी लाइक, उन सभी डिवाइसेस को हम फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि क्या हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाता। कुछ हम सर्जिकल मेथड्स यूज़ करते हैं जैसे कि ट्यूब कटोमी और वैसाकटोमी। ट्यूब कटोमी के फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है बीच से जाके, उसका ब्रेक नहीं हो पाए, ट्यूब कट करके उसको दे सील दिया जाता है। और या वैसेकटोमी, मेल के अंदर वास डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है, ठीक है। कट तो क्या करते हैं, मतलब फोल्ड कर दिया जाता है जिससे कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और एक्सप्लेन करना है उसको, उसके फंक्शन को एक बताना है। और नेक्स्ट जो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड एक्सप्लेन इट। ये तो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ये डेंड्राइट्स हो गए, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, जो कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद ये एक्सोन होता है और ये आपकी नर्व एंडिंग्स होती है, इसके ऊपर ये माइलिन शीट होती है, ठीक है। इतना याद रख लेना, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सोन, माइलिन शीट, ठीक है। फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज टू रिसीव करता है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब कि मैसेज हो गया, और उसको न्यूरॉन का यही काम होता है कि मैसेज को रिसीव किया, डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज लेंगे और मैसेज लेने के बाद यहाँ पे इस यहाँ नर्व एंडिंग्स तक पहुँचेंगे। यहाँ दूसरे वाला न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ दूसरे वाला न्यूरॉन प्रेजेंट होता है और वो न्यूरॉन क्या करता है, आगे फर्दर दूसरा न्यूरॉन आगे आने के चांसेस होते हैं, उससे उसको रिसीव कर लेता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको आगे समझाती हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड ब्लैंक शीट थी आई थिंक, नहीं ये समझा, ये देखो, ये जैसा आपका न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स थे और ये रफली मैंने थोड़ा ऐसे बनाया है, इस तरीके से होगी नर्व एंडिंग। अब यहाँ पे इन्होंने ये मैसेज लेके आए, डेंड्राइट्स ने मैसेज लिया, मैसेज या स्टिमुलस को रिसीव किया, यहाँ से क्रॉस होते हुए ये कहाँ चला जाता है, ये नेक्स्ट यहाँ से इसके पास पहुँचेगा, न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के पास पहुँच जाएगा। नर्व एंडिंग के पास जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरे वाला न्यूरॉन मिलेगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे यहाँ। अब वो जब दूसरे, ये इसका नर्व एंडिंग थी और यहाँ दूसरे वाला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, इसके नर्व एंडिंग है। अब ये अपना जो मैसेज लेके आया था, ये मैसेज यहाँ पे क्या करेगा, इसके पास ट्रांसफर कर देगा थ्रू केमिकल रिसेप्टर्स के थ्रू, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइनेप्सिस कहते होते हैं। अपने केमिकल्स इंफॉर्मेशन लेके आया, इंफॉर्मेशन लेके आके नर्व एंडिंग के पास से दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर पास कर देता है, तो उसी को हम क्या कहते होते हैं, उसी को हम नर्व साइनेप्सिस कहते हैं और वही नर्व एंडिंग्स कहलाती हैं आपकी, ठीक है।
ये हमने स्ट्रक्चर बताया, मैंने इसका फंक्शन भी समझा दिया। मेन फंक्शन रिसीव करता है स्टिमुलस को, ट्रांसपोर्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, न्यूरॉन स्टिमुलेट करते हैं रेगुलेट बॉडी फंक्शन को, न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं मैसेज टू दी ऑर्गन ऑफ कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्स आर्क, इसका फंक्शन तो यही था। अब आती है आपके पास रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क के अंदर भी देखो मैंने ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, ये ज़रूर बना देना। ठीक है, अगर आप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस में ये फ्लो चार्ट्स बनाते हो तो आपको फुल मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है ना। अब देखो रिफ्लेक्स आर्क का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ मैं आप लोगों को कि आप किचन में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किचन में आपने चाय बनाई तो आप एकदम से जो आपका कप है वो बहुत गर्म है, कप को आप हाथ लगा रहे हो, कप को हाथ लगाते ही आप अपने हाथ को पीछे रिमूव कर लेते हो, जैसे यहाँ पे ये हीट है और आपने अपने हाथ को उसी टाइम क्या कर लिया, पीछे रिमूव कर लिया। हाथ को आपने उसी टाइम पीछे रिमूव कर लिया तो उससे आपको क्या पता लगता है कि आपने अपने हाथ को पीछे की साइड में रिमूव कर लिया, तो आपको वहीं पे आप पहचानगे कि यहाँ पे क्या है कि ये गरम है तो आपका हाथ जल जाएगा। अब ये जो सब कुछ आपका हुआ, आपके हाथ को आपने पीछे किया, आपको किसने बोला, क्या किया, यही पूरा क्या था, रिफ्लेक्स आर्क था। इसके अंदर क्या होता है, ये आपको स्टिमुलस मिला और स्टिमुलस का मतलब मैं आपको समझाऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आपके दो फ्रेंड्स कि दोनों पास में बैठे हैं। ठीक है, एक उसकी बात नहीं सुन रहा, उसने थप्पड़ मारा उसको, बात नहीं सुन रहा, उसने थप्पड़ मारा तो उसने क्या किया, उसको स्टिमुलस दिया, उसने बात सुन ली उसकी। अब उसके थप्पड़ मारते ही एक फ्रेंड ने आपने अपने फ्रेंड को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारते ही आपके फ्रेंड ने आपकी बात सुन ली, तो जो आपने थप्पड़ उसको लगाया वो उस वहाँ पे क्या काम किया, उसने वहाँ पे काम किया स्टिमुलस का। ठीक है, उसने वहाँ काम किया स्टिमुलस का। अब आपने उसको वापस से थप्पड़ मार दिया, वो आपने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया। ठीक है, आया समझ। आपके फ्रेंड ने क्या आपने थप्पड़ मारा, वो आपने उसको स्टिमुलस दिया, उसने वापस आपको थप्पड़ मारा, वो क्या किया, उसने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, दिस इज अ स्टिमुलस। अब यहाँ पे क्या थे, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स थे। सेंसरी न्यूरॉन्स इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, इस मैसेज को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को वापस फर्दर पास कर देगा ब्रेन के पास। अब ब्रेन आपको ये मैसेज देता होता है कि ये गर्म है, इसको अपने हाथ को रिमूव करो पीछे की साइड वरना हाथ जल जाएगा। ये बात किसने बोली, आपकी ब्रेन ने बोली। अब ब्रेन ने ये बात बोली तो ये वापस अभी ये फर्स्ट जो था ना, पहले सेंसरी न्यूरॉन उसको ब्रेन के पास लेके गए हैं, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास लेके गए हैं और मोटर न्यूरॉन ब्रेन ने क्या कहा वो मैसेज वापस से लेके आए हैं। आया समझ। सेंसरी न्यूरॉन जैसे सेंसरी आप उसको टच कर रहे थे तो स्टिमुलस मिला कि ये गर्म है, ये गर्म है, ये बताया किसने, ये बताया सेंसरी न्यूरॉन। मैसेज लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पास करती है ब्रेन के पास, ब्रेन से वापस ब्रेन के पास से वो मैसेज, ब्रेन के पास से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है। स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को कहती है कि आप हाथ को पीछे रिमूव कर लो। ये था पूरा आपका रिफ्लेक्स आर्क। आपका हाथ नहीं जला, ये मैसेज कहाँ से आया, ब्रेन के पास से आया। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे, मैं इस फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। हीट, हीट से स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन्स जो थे स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आए, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन के पास भेजा, ब्रेन ने वापस से स्पाइनल कॉर्ड को कहा कि वो गर्म है। ये गर्म वाला मैसेज किसने पहुंचाया, मोटर न्यूरॉन ने पहुंचाया। मोटर न्यूरॉन के पास इफेक्टर ऑर्गन थे, जो आपने हाथ पीछे कर लिया वो क्या मिला आपको, रिस्पॉन्स मिला। आया समझ। ये था आपका कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ से इस रिफ्लेक्स आर्क को ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम, और अगर ये नहीं बने, सभी बच्चों से हो सकता है ये नहीं बनेगा, तो ये वाला डायग्राम ये ज़रूर बना देना है जो फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट बना दो बस, मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाने। सीबीएसई वालों को ना ऐसा नहीं होता, सीबीएसई वालों को पूरा ऐसे पूरा लिख के आओ, ऐसा कोई तुम्हारा पेपर चेक नहीं करेगा कि तुमने लिखा कितना है। वो ये देखते हैं सीबीएसई वाले कि आपने लिखा क्या है, क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा, कितना इंप्रेसिव आपने पेपर बनाया है। और जहाँ पे डायग्राम्स की ज़रूरत हो ना, वहाँ पे डायग्राम्स ज़रूर बना के आना। ये पूरा आपका रिफ्लेक्स आर्क लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको रीड कर लेना। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास के एंड में आपको जो इसके जो क्वेश्चंस हमने आज जो किया है, ये क्वेश्चंस मैं आपको बाय प्रूफ दिखाती हूँ आफ्टर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और कीप वॉचिंग अस।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और क्लासेस कैसी लग रही हैं वो ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।